ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशी वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज घटना चक्र का सार में, जिसके अभी तक पूरे 8 पार्ट्स हो चुके हैं और ये है पार्ट 9। तो एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। तो ये है हमारी एक घटना चक्र का जो भी उसके अंदर टॉपिक्स और उसके डिटेल्स वगैरह दिए होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी का एक छोटा सा कंपाइलेशन। हम इतने ज़्यादा इन चीज़ों को कंपाइल करके 1 या 2 पेज में एक टॉपिक को कवर करते हैं, ताकि उसमें आने वाली जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड चीज़ें हैं उनको हम एक साथ कंपाइल करके क्रोनोलॉजिकली पढ़ सके कि एक के बाद एक डेट वाइज कब क्या हुआ था। क्योंकि क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, जैसे कि अभी हमने आर में भी देखा है और पीसीएस में भी प्रीवियस ईयर में देखा गया है। कई बार ऐसे क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से पढ़ने से वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो जैसे अभी तक हम बहुत ही शॉर्ट में सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, आज भी हम केवल एक पेज के अंदर कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स को, जो है गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल और पूना पैक्ट, है ना। इनके अंदर जो भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आते ही आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनसे बाहर भी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइट चीज़ें हैं, लेकिन जो घटना चक्र के अंदर दिया हुआ है और जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुए हुए पॉइंट्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एटलीस्ट वो गलत ना हो। मेरी बस इतनी ही कोशिश है कि मैं कम से कम वो चीज़ें गलत ना करूं जो बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं और बहुत ज़्यादा आती हैं और सबको कब पता है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो घटना चक्र में जो भी कुछ दिया हुआ है वो सारा कंपाइलेशन हम जल्द से जल्द अभी कवर करने वाले हैं। और अभी जल्दी मैं सारी वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारे के सारे जो नोट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और कॉमेंट्स करके बता सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी आज के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी को नमक सॉल्ट के बाद जो है ना जेल में डाल दिया गया था। तो अभी बाकी तरफ से थोड़ा प्रेशर आ रहा था इरविन के ऊपर कि आपको गांधी जी को रिलीज़ करना चाहिए और थोड़ा सा जो माहौल है ना उसको थोड़ा सा नॉर्मल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस इसीलिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को इरविन ने रिलीज़ कर दिया था जेल से। उसके बाद जो 2 लोगों ने एफर्ट्स डाले जो कि थे तेज बहादुर सप्रू और मुकुंद रामराव जैंकर। इन दोनों लोगों के एफर्ट्स के बाद फरवरी 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में दिल्ली में बैठकर एक बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ दिल्ली में ही, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से भी उसको जानते हैं, दिल्ली का समझौता। तो इसमें जो ये सब बातें अग्री करी गई थी, इन बातों को हमें ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि इनके बीच में से ज़रूर से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या चीज़ उसमें हुई थी क्या नहीं हुई थी, स्टेटमेंट के फॉर्म में ज़रूर आ जाता है। ये बातें एक बार हमें अच्छे से आप पढ़ लेना चाहिए और याद करनी चाहिए कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि कांग्रेस जो है, इस पैक्ट के अंदर कांग्रेस जो है वो अग्री हो गई थी कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इससे आगे जो है रोक देगी, सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद गांधी जी ने ये बात रखी थी कि जो भी ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी वायलेंस या हिंसा का एक्यूज़ नहीं है, उनको रिलीज़ किया जाएगा। उसके अलावा अगर उनको किसी भी शॉप वगैरह पर जो कि फॉरेन क्लॉथ या लिकर के लिए वो धरना देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो वो बहुत शांति के साथ उस काम को कर सकते हैं। और जो नमक होगा उसको बिना किसी टैक्स के मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और इसके अलावा इस पैक्ट में ये भी बात हुई कि कांग्रेस जो है वो अगली जो राउंड टेबल होगी उसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि इससे पहले वाली राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो अब सेकंड वाली में वो पार्टिसिपेट करेगी, ये वाली बात को इन्होंने मनवा लिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड वाली राउंड टेबल में ही पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा इस पैक्ट के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लगने वाली फांसी की सज़ा के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं की गई थी, जिससे काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा था और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को अपोज भी किया था कि गांधी जी ने इसके बारे में कोई भी बात पैक्ट में नहीं रखी है। बट इन लोगों को ये जो फांसी थी किस वजह से दी जाने वाली थी, जो लाहौर का काम वो हुआ था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसमें इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो इसके लिए इन्हें जो ये फांसी की सज़ा दी जाने वाली थी, ना ही उस सज़ा को कम करने की बात हुई थी और ना ही कुछ बात हुई थी। तो आगे जो एलन कैम्पबेल जॉनसन है, उन्होंने इस पैक्ट को कंसोलेशन प्राइज़ टू गांधी जी बोला था कि ये गांधी जी के लिए कंसोलेशन प्राइज़ के जैसा है। ठीक है, इनके नाम से ये लाइन काफ़ी बार आई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तो 23 मार्च 1931, अभी 5 मार्च को ये वाला पैक्ट साइन हो गया है और उसके बाद तुरंत 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इन्हीं तीनों को लोगों को फांसी चढ़ा दी गई थी। और इसी के बाद इसलिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए इनको फांसी चढ़ाई गई थी। उसके बाद 29 से लेके 31 मार्च 1931 तक
आईएनसी का एक वो हुआ था सेशन कराची में, ठीक है। इसमें जो गांधी इरविन पैक्ट था उसके बारे में बात हुई थी, और उस आईएनसी कराची वाले के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इस सेशन में सबसे पहली बार इसी सेशन में रिजोल्यूशन लिया गया था फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए, ठीक है। उसके बाद 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने फाइनली सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, बट ये वाली कॉन्फ्रेंस मतलब पूरी तरह से एक फ्रूटलेस और फेलियर ही रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। सिर्फ हमने इसमें ये पढ़ा है कि पैक्ट के अंदर क्या था, किस लोगों ने किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया और क्या बातें उसके अंदर हुई थी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा राउंड टेबल के बारे में कि राउंड टेबल कैसे कैसे और किन किन डेट्स पे हुई थी। तो सबसे पहले तो साइमन कमीशन जो था उसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कब, 10 से 24 जून 1930 को, ठीक है। 1930 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। उसके बाद 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 तक, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक पहली राउंड टेबल हुई थी लंदन में, जिसमें इंडिया की तरफ से 89 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। ये वाली बात आती है कि कांग्रेस ने किस में लिया था, तो सिर्फ सेकंड में लिया था, ठीक है। इसमें जो हमारी तरफ से जो प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, आगा खां, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली और श्रीनिवासन शास्त्री। जो भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने पूरी तीनों के तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और क्रिश्चियन की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, केटी पॉल थे। और इसको जो चेयर किया था, जो इसके चेयरपर्सन थे वो थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। इनका नाम भी कई बार आया हुआ है पेपर में। तो इस तरह से पहला राउंड टेबल हुआ। उसके बाद हम सेकेंड राउंड टेबल की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल में ये स्टार्ट कब से हुई थी, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये चली थी, और इसी में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा उनके अलावा गांधी जी के साथ साथ और सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जैसे लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक है। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें आती हैं जो पूछी जाती हैं वो हमें ज़रूर से याद रखनी है कि गांधी जी जिस शिप से गए थे उसका नाम था SS राजपूताना, और जिस होटल में वो रहे थे लंदन के उसका नाम था किंग्सले हॉल, ठीक है। इन दोनों का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद सेकंड जो राउंड टेबल था वो एक कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि जो भी बातें या डिमांड वगैरह रखी गई थी वो कुछ भी फ्रूटफुल नहीं रहा ये सब बातों को करना। और गांधी जी ने जो उस टाइम पर भीमराव अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी उसको भी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। और ये लोग तो हमने कई बार पढ़े हैं कि कौन कौन से लोगों ने इनमें पार्टिसिपेट किया और क्या क्या हुआ, लेकिन ये जो 2 लोग हैं इन्होंने राउंड टेबल में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं लिया, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने ही उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड हमारी राउंड टेबल जो थी वो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक थी, ठीक है। ये वाली थर्ड वाली थी। तो हमारे लिए मेनली फर्स्ट और सेकंड वाली ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सेकंड वाली जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था उससे 2-3 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद सीधा आ जाता है हमारा कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। अब यहाँ पर तो इन्होंने इसको मना कर दिया, किसको, रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को। अभी यहाँ पर लेकिन पूना पैक्ट 1932 किस वजह से और कैसे कैसे हुआ ये देखते हैं। तो 16 अगस्त 1932 में मैकडोनल्ड को ये बात सौंपी गई कि आप इनके लिए कम्युनल वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो भी इनकी मांग है भीमराव अम्बेडकर की उसके लिए आपको कुछ करना है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड। व्हाट इज कम्युनल अवार्ड, इसका मीन्स यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा माइनॉरिटीज़ के लिए। और अब जो दलित लोग थे ना वो भी माइनॉरिटीज़ के अंदर आ गए थे, ठीक है। पहले तो मुस्लिम वगैरह लोग ही माइनॉरिटीज़ में थे, लेकिन अब ये जो दलित लोग भी थे उनको भी माइनॉरिटीज़ में ले लिया गया था और कम्युनल अवार्ड उनके लिए शुरू हो गया था, अनाउंस कर दिया गया था कम्युनल अवार्ड, जिसका मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को से गांधी जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए 20 सितंबर 1932 को जब वो यरवादा जेल में थे तभी एक आमरण अनशन यानी कि अनटू डेथ फास्ट स्टार्ट कर दिया ताकि वो इस चीज़ को रोक सकें। इसके अगेंस्ट में उन्होंने एक डेथ फास्ट शुरू कर दिया। ये इनका पहला ऐसा फास्ट था जो कि आमरण अनशन था, ठीक है। उसके बाद 24 सितंबर 1932 यानी कि 4 ही दिन बाद गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें याद रखने वाली वो ये है कि इस जो पूना पैक्ट था ना इसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन जो साइन किया था वो इसमें गांधी जी ने साइन नहीं किया था। इसमें जो साइन किया था
जो दलित लोग थे उनकी तरफ से तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था, लेकिन जो हिंदू लोग थे उनके बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय ने इसमें साइन किया था। ठीक है, अब इसमें जो कम्युनल अवार्ड में दलित्स के लिए जो सीट्स दी गई थी उनकी संख्या 71 थी, जबकि पूना पैक्ट में उनकी सीट्स को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना जो आमरण अनशन जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसको तोड़ दिया था। ठीक है, जब इस पूरी बात के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंसेंट आ गया था तब इन्होंने अपना आमरण अनशन जो है वो खोल दिया था। उसके बाद 30 सितंबर 1932 को गांधी जी ने सबसे पहली बार ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग जो है वो स्टार्ट करी थी, और इसी ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग का नाम 34 में यानी कि 2 साल बाद इसी का नाम चेंज कर दिया गया और इसी का नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया। ठीक है, और इसके ऑल इंडिया एंटी लीग के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे, इनके नाम आया हुआ है कई बार पेपर में। ठीक है, और उसके बाद 1933 में गांधी जी ने एक वीकली मैगजीन हरिजन नाम से भी स्टार्ट की। सो इस तरह से कवर हो जाते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट से 3 टॉपिक, जिसमें से आने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसी में से आती हैं। यही सारे डेट्स वगैरह हैं जो आती हैं, तो हमें इन्हीं चीज़ों को याद रखना है, कब क्या, किसके पीछे कौन था, किसने क्या करवाया था। ठीक है, यही चीज़ें वहाँ जाकर कंफ्यूज कर देती हैं, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि अब तो ये मुझे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मैंने सब कुछ एक तरीके से लिख लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और इसी के आगे की सीरीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।